हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज है 23 दिसंबर और आज के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम फिर आपके बीच कुछ आर्टिकल्स लेके आए हैं जिसको कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज के आर्टिकल से। तो पहला जो न्यूज़ है वो हमारी इंडियन नेवी के बारे में है। तो 22 दिसंबर 2025 को यानी कि कल इंडियन नेवी ने रिसीव द डिलीवरी ऑफ अंशदीप अ न्यू वॉरशिप। ठीक है, तो दिस वेसल इज अ थर्ड इन द सीरीज ऑफ, ये याद रखिएगा, थर्ड इन द सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरशिप वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि ASWSWC। अब ये क्या होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर? तो ये एक टाइप ऑफ सबमरीन होती है जो मोस्टली जो शैलो एरियाज होते हैं और जो ऑफ सी लेवल होते हैं यानी कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी की जो लेवल है वो थोड़ा कम गहरा होता है, तो ये वहां पर ऑपरेट करती है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेट करने का? तो देखिए जितने भी एनिमी सबमरीन्स है उनको काउंटर करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिकली जो हमारी जो कम गहरे वाले एरियाज है वहां पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इनको यूज करते हैं। द डिलीवरी टुक प्लेस इन चेन्नई। चलिए अब देखते हैं ये अंशदीप क्या है, इनका पर्पस। जैसे मैंने बताया एंटी सबमरीन वॉरफेयर की जो पर्पस है वो है द प्राइमरी रोल ऑफ द शिप इज टू डिटेक्ट and destroy enemy submarines, specifically in shallow waters closer to the coast where larger ships might struggle to operate effectively. ठीक है, सर्विलेंस एंड डिफेंस की बात करें तो ये कोस्टल सर्विलेंस में यूज होने वाला है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। एंड माइन लेइंग ऑपरेशंस यानी कि प्लेसिंग एक्सप्लोसिव माइंस इन द वाटर टू डिटर एनिमी शिप्स। चलिए कंस्ट्रक्शन एंड ओरिजिन की बात करें तो इसको किसने बनाया है? तो ये जो ASW है ये अब करेंटली हम इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करने लग गए हैं, यानी कि हम विद इन द कंट्री हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं अदर कंट्री से, हम इंडिजिनियसली इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिजाइन भी कर रहे हैं। तो इसको किसने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। अब ये किसके साथ कोलैबोरेशन में है? तो जो ये गार्डन रीच सेक्टर है जहां पे ये बन रहा है, गार्डन रीच एरिया, ये टोटल जो ASW जो बन रहा है अंशदीप, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर ये बन रहा है, सक्सेसफुल पब्लिक पार्टनर प्राइवेट partnership. While GRSE is a public sector undertaking, the ship was constructed in collaboration with L&T shipyard in कट्टुपल्ली। चलिए इंडिजिनियस कंटेंट की अगर हम बात करें तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो कि करेंटली 80% इंडिजिनियस है, यानी कि इसकी जितने भी टोटल मटेरियल्स है वो सारी इंडिजिनियस है, यानी कि हमारे इंडिया में ही बनी है। ठीक है, की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसकी साइज 77 मीटर्स लॉन्ग है। प्रोपल्शन, इट इज प्रोपेल्ड बाय वाटर जेट्स मेकिंग इट द लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप to use this technology. This allows for high maneuverability in shallow waters. वेपनरी की बात करें तो इसमें कौन कौन से वेपन है? इसमें लाइट वेट टॉर्पिडोज है। टॉर्पिडोज मतलब ये काइंड ऑफ वाटर मिसाइल्स होते हैं जो सबमरीन में फिट होते हैं। एंड इंडिजिनियसली डिजाइन एंटी सबमरीन रॉकेट्स। चलिए सेंसस की अगर हम बात करें तो इसमें इट फीचर्स एडवांस शैलो वाटर सोनार for detecting underwater threats like submarine. अब इसको अंशदीप क्यों रखा गया है हम ये देखते हैं। चलिए तो अंशदीप जो है ना इसका एक ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है और इंडियन नेवी में ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखती है। तो जो अंशदीप एक एरिया है, एक कोस्ट कह सकते हैं हम इसको, एक आइलैंड है जो कि कहाँ पे है? कोस्ट ऑफ करवर इन कर्नाटका, इसलिए उसको, और ये इसका मेन रीजन क्या है? इंडिया कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स मैरिटाइम डोमेन। चलिए हिस्टोरिकल की बात करते हैं तो इंडियन नेवी में एक ट्रेडिशन होता है जहां पे जो शिप्स और सबमरीन्स है उनको री इनकारनेट किया जाता है। अब री इनकारनेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कहते हैं ना वापस पुनर्जन्म होना, तो उसी को हम इंग्लिश में री इनकारनेट कहते हैं, यानी कि जो शिप ऑलरेडी पहले कंडेम हो चुकी होती है, जो अब नो लॉन्गर सर्विस में नहीं है, उसको डीकमीशन कर दिया गया है, तो उसी नाम को हम दोबारा जब एक न्यू शिप कमीशन होता है हम उस नेम को यूज करते हैं। तो ये जो पहले अंशदीप हुआ करता था, INS अंशदीप, ये एक पेटिया क्लास कॉर्वेट थी
अब ये पेटिया क्लास कॉर्वेट क्या है, देखिए जितने भी ये सब सबमरीन्स बनती है वो किसी एक क्लास के अंडर बनती है, ठीक है, इसलिए वहां था थर्ड इन द 8th क्लास ऑफ एंटी वो ASW, ठीक है। तो ये पेटिया क्लास जो है ये किधर की है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सोवियत यूनियन में हुई थी, कब, लेट 1950s में, और इंडिया को डिलीवरी कब हुई थी, यानी कि इंडिया में इसको इंड्यूस कब किया गया था, 1960s में, ठीक है। दैट सर्व द इंडियन नेवी अंटिल इट वाज डीकमीशन इन 2003, यानी कि जो पहले जो INS अंशदीप था उसको 2003 में डीकमीशन किया गया, अब वापस एक न्यू वॉरशिप को हम 2025 में कमीशन कर रहे हैं, इस किस नाम से, अंशदीप के नाम से। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो FTA है यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो सक्सेसफुल हुआ है इस बार, हम उसके बारे में बात करते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए भी न्यूजीलैंड के लिए भी। और ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये उससे भी ज्यादा है और भी काफी चीजें जो है जो इसमें इस बार इंक्लूड हुई है। चलिए देखते हैं। तो दिसंबर 22 यानी कि कल Government of India and New Zealand officially announced the successful conclusion of negotiation for a free trade agreement यानी कि FTA। ये क्यों सिग्निफिकेंट है देखते हैं। ये एक बहुत ही मेजर डिप्लोमेटिक माइलस्टोन है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। और ये इतना खास क्यों है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हमने आज तक जितने भी कंट्रीज के साथ ट्रेड अग्रीमेंट किया है, ये जो अभी करंटली जो ये न्यूजीलैंड वाला हुआ है ये सबसे फास्टेस्ट कंक्लूडेड ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि ये सिर्फ 9 मंथ्स में हमने इस ट्रेड एग्रीमेंट को क्या किया है, कंक्लूड किया है। चलिए इसलिए ये थोड़ा सिग्निफिकेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है लॉन्च कब किया गया था इसको, मार्च 16 2025 में, एंड कंक्लूडेड जस्ट 9 मंथ्स लेटर, यानी कि दिस मेक्स इट द फास्टेस्ट FTA इंडिया हैज एवर कंक्लूडेड विद अ डेवलप्ड कंट्री। तो इस FTA को आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री जो इंडियन ट्रेड अग्रीमेंट हिस्ट्री है उसमें ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इतना फास्ट किसी कंट्री के साथ हमारा ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अब इसके हम कुछ की फीचर्स को देखते हैं। ये एक न्यू जनरेशन ट्रेड अग्रीमेंट है, यानी कि इसमें सिर्फ हम ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे सेक्टर्स को भी हमने इंक्लूड किया है, तो वो हम फीचर्स में देखते हैं। पहला क्या है, ट्रेड इन गुड्स, यानी कि एज यूजुअल कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट जो है हमारा टैरिफ के साथ स्टार्ट होता है, मतलब कुछ हो ना हो उसमें टैरिफ के बारे में हमने जरूर बात किया होगा। देखिए तो इंडिया के लिए, अब इंडिया के लिए क्या है और न्यूजीलैंड के लिए क्या है हम दोनों देखते हैं। तो इंडिया के लिए बोला गया है कि न्यूजीलैंड हैज अग्रीड टू प्रोवाइड जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस ऑन 100% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने इंडिया और ओमान के बारे में पढ़ा था, जिसमें ओमानी मार्केट में जो हमारी इंडियन गुड्स है उस पे जीरो ड्यूटी लगने वाली है, यानी कि जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मतलब क्या होता है कि जब किसी कंट्री का गुड्स हमारे अंदर हमारे कंट्री में आ रहा है तो उसपे क्या लगता है, उसपे जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो उसपे कस्टम ड्यूटीज लगाती है, टैक्सेस लगाती है और टैरिफ्स लगाती है। तो जैसे हमने इंडिया ओमान के बारे में पढ़ा कि ओमान ने बोला है कि हम इंडिया के गुड्स पे हम 100% जीरो ड्यूटी लगाते हैं, यानी कि हम इंडियन गुड्स पे हम कोई भी टैरिफ या टैक्स नहीं लगाने वाले हैं। तो इसी तरह न्यूजीलैंड ने भी बोला है कि हम इंडियन गुड्स पे जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस लगाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इंडियन गुड्स जो है, अब इससे क्या फायदा होने वाला है इंडियन मार्केट को, तो जो इंडियन गुड्स है जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं न्यूजीलैंड में, वो करेंटली वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होगा, उसका मार्केट रेट जो होगा वो थोड़ा कम होगा, यानी कि वो कंज्यूमर के लिए लेस एक्सपेंसिव होगा, और साथ ही साथ और कंपटीशन जो है मार्केट में बढ़ जाएगा। यानी कि सिंस जीरो ड्यूटी लग रहा है, जीरो कस्टम चार्जेस हमें लग रहे हैं, तो इंडिया से और भी ट्रेडर्स जो है जो मार्केटिंग करेंगे वहां पे, जो ट्रेडिंग करने वाले हैं उनके ऊपर वो और अलर्ट हो जाएंगे, यानी कि वो अपना डायमेंशन को बढ़ा देंगे किसका, ट्रेड का। चलिए न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने तो इंडिया पे 100% ड्यूटी लगाया है, लेकिन इंडिया ने
offered a tariff liberalization on 70% of tariff lines. इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। तो 70% ऑफ टैरिफ लाइंस का ये मतलब नहीं है कि उन पे 70% टैरिफ ही लगेगा, नहीं। देखिए लिखा है 70% ऑफ टैरिफ लाइंस, यानी कि जितने भी गुड्स का लिस्ट बना है कि ये पर्टिकुलर गुड्स जो है इस पे हमारा ट्रेड होने वाला है, तो उन गुड्स के कितने, सिर्फ 70% आइटम्स पे ही हम जो है टैक्सेस नहीं लगाने वाले हैं, कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, ठीक है। कवरिंग 95% ऑफ बायलैटरल ट्रेड, यानी कि टोटल अब देखें इंडिया और न्यूजीलैंड को मिला के जो अब जितने भी टोटल आइटम्स बन रहे हैं और टोटल हम ट्रेड के बारे में अब देखें, कस्टम्स के बारे में देखें, तो अब दोनों कंट्रीज के बीच अब कम से कम 95% क्या हुआ है, बायलैटरल ट्रेड हो रहा है, ठीक है। दिस ओपन्स द इंडियन मार्केट टू न्यूजीलैंड प्रोडक्ट्स थ्रू स्पेसिफिक सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक डेयरी बेस्ड और टिपिकल इंडियन ट्रेड पॉलिसी में स्टिल हैव प्रोटेक्शन, यानी कि जैसा मैंने कहा कि सिर्फ 70% प्रोडक्ट्स पे ही जो है हम कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स होंगे जिन पे कुछ अमाउंट लगने वाला है, क्या, कस्टम्स। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर जो है हमारा बहुत बूस्ट होने वाला है। तो न्यूजीलैंड ने बोला है, उन्होंने ऑफर किया है इंडिया को अपना बेस्ट एवर मार्केट एक्सेस, किस सेक्टर में, जिसमें इंडिया ऑलरेडी लीड कर रही है, जिसमें इंडिया का ऑलरेडी एक कमांड है, जैसे कि आईटी सेक्टर। तो इंडिया आईटी सेक्टर में जो है आज काफी आगे बढ़ चुकी है, तो इसलिए इस चीज का फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड ने जो है इंडिया को उसी मार्केट में एक्सेस दिया है, उसी सेक्टर में जिसमें इंडिया ग्रो कर रही है और इंडिया आगे चल के भी ग्रो करने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं तो इसमें कितने सेक्टर्स मिले हैं, इसमें हमें 118 सेक्टर्स ओपन किए गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड टूरिज्म। चलिए MFN स्टेटस, तो MFN स्टेटस मतलब क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। So New Zealand has committed to MFN status in about 139 subsectors, ensuring India gets trade terms at least as good as New Zealand's other best trading partners. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स और जो वर्क प्रोफेशनल्स है उनके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा, चलिए वो भी देखते हैं। तो दिस इज अ वेरी पीपल सेंट्रिक डील, दिस इज अ वेरी पीपल सेंट्रिक डील, याद रखिएगा, डिजाइन टू बेनिफिट स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, जिसमें क्या होने वाला है कि जैसे कि कुछ कंट्रीज में आप देखेंगे कि अगर आप स्टडिंग पर्पस के लिए गए हैं तो आप बस स्टडी करेंगे, उसके बाद आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन इस ट्रेड एग्रीमेंट से न्यूजीलैंड ने ये बोला है कि अगर आपने वहां पढ़ाई की है तो आपको राइट है कि आप उसके बाद वहां काम कर सकते हैं, लेकिन हर सेक्टर के लिए उन्होंने एक लिमिट दे रखा है। जैसे कि हम बताते हैं, जैसे 3 साल रखा गया है किसके लिए, जो स्टेम ग्रेजुएट्स है। अब स्टेम मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो इसके जो बैचलर्स और मास्टर्स ग्रेजुएट है तो उनको 3 साल का लिमिट दिया गया है पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स का, ठीक है। 4 साल की बात करें तो 4 साल की लिमिट किसको दी गई है, जो पीएचडी स्कॉलर्स है उनको। उसके बाद कोई न्यूमेरिकल लिमिट नहीं है इन वीजा पे। प्रोफेशनल कोटा की अगर हम बात करें तो 5,000 टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजाज दी जाएगी, किसको, इंडियन प्रोफेशनल को, किधर काम करने के लिए, न्यूजीलैंड के अंदर काम करने के लिए, ठीक है। 1,000 वर्क एंड हॉलीडे वीजाज दी जाएगी, क्यों, ताकि जो यंग इंडियंस है वो ट्रैवल कर सके और उधर काम कर सके वर्क पर्पस के लिए, लेकिन वो टेम्पररी होने वाला है। अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने बोला है कि वो 20 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया में इन द नेक्स्ट 15 इयर्स। और इंडिया भी जो है, इंडिया भी बहुत इस चीज को आगे तक लेके जा रही है, क्योंकि उसको भी एक विजन फॉलो करना है, क्या, 2047 की जो विकसित भारत जो हमारे गवर्नमेंट में देखी है उसको हमें फुलफिल करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है कोर सेक्टर रिटर्न्स टू ग्रोथ इन नवंबर 2025। तो कोर सेक्टर क्या है, हमारे इंडिया में अभी 8 बेसिक कोर स्ट्रक्चर है जिसपे हम अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल के हिसाब से क्या कहना क्या है कि जो इंडिया के जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, हम जानेंगे उनका नाम, हम अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि वो कौन है वैसी इंडस्ट्रीज जिससे ग्रोथ
जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ या जो डिप हो रही है हम उस पर डिपेंड करते हैं। चलिए, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज है और नवंबर 2025 के मंथ में हमने कितने की ग्रोथ देखी है? हमने 1.8% की जो ग्रोथ देखी है। अक्टूबर 2025 में हमने एक डिप देखा था जो इस नंबर में है कुछ पॉइंट, हाँ देखिए, स्लिप टू 0.1%, यानी कि 0.1% की डिप हुई थी ग्रोथ में। और इस बार नवंबर 2025 में 1.8% की जो है हम ग्रोथ देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI increased by 1.8% compared to the same month last year। ठीक है, चलिए अब की फीचर्स देखते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किस इसमें हुआ है? सीमेंट में, स्टील, फर्टिलाइजर्स एंड कोल। लेकिन जो एनर्जी सेक्टर है, हमारे जो कंट्री के जो एनर्जी सेक्टर है, तो उसमें हमारा एक नेगेटिव ग्रोथ देखा है। ठीक है, देखा गया है, जैसे कि क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी में, इन सब सेक्टर्स में हमारा एक नेगेटिव ग्रोथ देखा गया है, यानी कि एक डिप देखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इस डाटा का मतलब क्या है। पहला, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI। ठीक है, हमने वो देख लिया क्या है, एक मेजर करना होता है। इट मेजर्स द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द 8 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ICI। ठीक है, एक मेजरिंग इंडेक्स होता है और कुछ नहीं है। तो क्या क्या सेक्टर्स है वो 8 देखते हैं। पहला है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मैटर क्यों करता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, ये जितने इंडस्ट्रीज है ना, ये हमारे कंट्री के 40.27% पर जो है ये डिपेंड करता है किस पे? इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये अगर हमारे, क्योंकि कंट्री के जो ये हमारे कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं, तो अगर ये एक बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, तो हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी सेवरल फोल्ड से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो हमारे जैसे हमने देखा पिछले स्लाइड में कि जो कुछ कुछ मेजर जो एनर्जी सेक्टर्स है हमारी कंट्री में, उसमें एक सिग्निफिकेंट हमें नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, एक डिप दिख रहा है हमें। तो यानी कि उस सेक्टर्स में हमारी कंट्री और आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू ही रहने वाला है, बट करेंटली अगर इन सेक्टर्स है, ये इंडस्ट्रीज अगर अच्छा कर रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सेक्टर बाय सेक्टर परफॉर्मेंस देखते हैं जो 2025 नवंबर के डेटा लिस्ट में है। पहला ये कि देखिए, सीमेंट जो है, सीमेंट कितना वेटेज रखता है इस कोर इंडस्ट्री में? 5.37% इसका वेटेज है, जो कि स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ है। यानी कि इसमें ग्रोथ हमें कितना देखने को मिला है? 14.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है हमें सीमेंट सेक्टर में ही देखने को मिला है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है, यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं जो हमारे कंट्री का जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, उसमें काफी ज्यादा मैसिव ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि वही एक ऐसा एरियाज है जहाँ पे सीमेंट को मेजरली यूज किया जाता है, और इस बार स्टार परफॉर्मर सीमेंट ही है। ठीक है, चलिए स्टील की बात करें तो 17.92% इसकी वेटेज है, और इसकी ग्रोथ जो है 6.1% से हुई है। यानी कि सिंस स्टील जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्राइमरी सोर्स है, तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें हम काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। पहला तो सीमेंट है, दूसरा है स्टील। चलिए, फर्टिलाइजर की बात करें तो इसकी वेट जो है 2.63% है, यानी कि इसमें भी एक इंक्रीज हमें दिखा है 5.6% का। ठीक है, कोल की अगर हम बात करें तो 10.33% वेटेज है, मॉडरेट ग्रोथ ऑफ 2.1%। अब हम देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ हुए हैं, यानी कि हमारी जो एनर्जी सेक्टर्स है हम उसकी बात करते हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन जो है 3.2% से घट चुकी है। नेचुरल गैस की बात करें तो 2.5% से डिक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसकी जो जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन 2.2% से घट चुकी है। ये क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, यानी कि इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो प्रोडक्शन से भी बहुत ज्यादा है, तभी जो है इसकी ग्रोथ घट चुकी है। कितना? बाय 2.2% से।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के बारे में। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी सेक्टर का है तो वो किसका है, वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इसका भी डिक्लिनेशन हुआ है, ये भी गिरा है कितना, 0.9% से, जिसने विच केप्ट द ओवरऑल इंडेक्स ग्रोथ 1.8% लोअर दैट इट कुड हैव बीन। ठीक है, अभी क्यूमुलेटिव इसकी बात करते हैं। अप्रैल से नवंबर मंथ्स की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे लंबा टर्म जो है इसमें देखें तो जो कोर सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ है वो कितना है, 2.4% का, जिसमें स्टील जो है वो इस फिस्कल ईयर यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ये कांस्टेंट परफॉर्मर है, इसकी कांस्टेंट परफॉर्मेंस बढ़ती रही है। ठीक है, 9.7% की। सीमेंट जो है, सीमेंट की ग्रोथ भी 8.2% तक की हुई है। और नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस जो है अभी करंटली नेगेटिव ग्रोथ में चल रही है, कितनी, 3% की। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अ मेजर ओवरऑल ऑफ इंडिया मार्केट रेगुलेशन। तो इस साल जो हमारे पार्लियामेंट्री सेशंस कराए जा रहे हैं, तो इस साल काफी सारे न्यू बिल्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और आज भी हम एक बिल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सिक्योरिटीज मार्केट कोड, एसएमसी बिल ऑफ 2025, जिसको कि पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। अब ये बिल क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट है, जिसको कि हम स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो सिक्योरिटी मार्केट है, तो उसको कौन कंट्रोल करता था, मार्केट रेगुलेटर है वो है सेबी। ठीक है, तो अब पहले क्या होता था कि ये सारी जो एक्ट्स है, जो लॉज है, वो दो से तीन एक्ट्स में जो है उनको समझाया जाता था। तो अभी जैसे पहले प्रीवियस जो इंट्रोड्यूस बिल्स थे उसमें भी क्या हुआ था कि कुछ नंबर ऑफ बिल्स थे जिनको कि यूनिफाई करके हमने एक सिंगल न्यू बिल लॉन्च किया है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया है। तो इस पर भी वही चीज हो रहा है। देखिए तो वो कौन कौन तीन बिल है हम देखते हैं। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 यानी कि SCRA, दूसरा है सेबी एक्ट ऑफ 1992, और तीसरा है डेपोजिटरीज एक्ट ऑफ 1996। तो यानी कि इस एसएमसी बिल ने क्या किया है, इन तीनों बिल्स को, इन तीनों लॉज को यूनिफाई करके एक सिंगल लॉ में इसने इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलिए रिप्लेस कर देंगे इनटू वन सिंगल कोड। नेक्स्ट की बात करें तो ये मैटर क्यों करता है देखते हैं। तो पुराने जो हमारे लॉज थे, जो हमारे तीनों लॉज थे, तो उसमें क्या होता था कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने एक सिंगल कोड बनाया है, एक, ताकि प्रिंसिपल बेस्ड, सिंपल प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क हमें मिल सके और जिसमें हर कोई इन्वॉल्व हो सके। चलिए अब दूसरा क्या है कि जो सेबी है, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। तो सेबी के पावर्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए जो है हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब ये चीज याद रखिएगा कि सेबी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और वो किसके अंडर इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पेज में देखिए लिखा है, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है सेबी एक्ट 1992 के अंदर। तो याद रखिएगा वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका स्टेटस याद रखना जरूरी है। चलिए अब सेबी बोर्ड में जो है मेंबर्स के नंबर को भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि 9 to 15 मेंबर्स कर दिए जाएंगे, जिसमें से एक होंगे चेयरपर्सन, दो मेंबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, या तो फाइनेंस के या तो कंपनी अफेयर्स के। ठीक है, एक होने वाले हैं आरबीआई से, और जो बाकी 11 मेंबर्स हैं वो भी होंगे, जिसमें से बोला गया है कि एटलीस्ट 5 मेंबर्स जो है वो फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, वो मैंडेटरी है। मिनिमम 5 मेंबर्स, जो रिमेनिंग 11 मेंबर्स है उनमें से मिनिमम 5 मेंबर्स फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, रिमूविंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उनको एक पावर दिया जाएगा टू रिमूव अ सेबी बोर्ड मेंबर, अगर ये देखा जा रहा है कि अपने वर्क के अलावा अगर वो किसी अदर फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में है, कहीं और उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है अदर देन वर्क। ठीक है, अगर वो कहीं और इन्वॉल्व है फाइनेंशियली, तो पूरा एक पावर होता है कि सेबी बोर्ड उनको हटा सके। और मेंबर्स मस्ट डिस्क्लोज एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब ईज ऑफ कंप्लेंट्स की बात करें तो देयर इज अ प्रो बिजनेस मूव, द बिल कैटेगराइजेस वायलेशन इनटू टू बकेट। देखिए तो जो माइनर या फिर टेक्निकल लैप्सेस होने वाली है उसमें क्या है, अब हम कुछ वायलेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो जैसे कुछ माइनर जो क्राइम्स होंगे, माइनर जैसे टेक्निकल कुछ वायलेशन हो गया, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं झेलना पड़ेगा, आपको कुछ बहुत ज्यादा आप पे क्रिमिनल पेनल्टी लग गई है, आपको जेल भेज दिया जाएगा,
तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट हाँ आप पे कुछ सिविल पेनल्टीज लगने वाली है। आपको सिविल कोर्ट जाके मैटर को वहां सॉल्व करना पड़ेगा, उस डिस्प्यूट को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन ये हो गए किसके लिए, ये एक माइनर कॉजेस के लिए हो गए। लेकिन अगर आप कोई मेजर क्राइम कमिट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई सीरियस क्राइम कर रहे हो, यानी कि जैसे कि मार्केट अब्यूज कर रहे हो, जिससे कि मार्केट की इंटीग्रिटी और पब्लिक इंटरेस्ट को ठेस पहुंच रहा हो, तब आप पे क्रिमिनल केस चल सकता है। उस केस में आप पे सिविल पेनल्टी और क्रिमिनल दोनों चल सकता है, आप दोनों के लायबल होंगे। कॉमन इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए, इन्वेस्टर्स सेबी विल स्पेसिफाई अ फॉर्मल इन्वेस्टर चार्टर टू आउटलाइन राइट्स एंड प्रोडक्शन। ग्रीवेंस की बात करें तो एक फॉर्मल मैकेनिज्म दिया जाएगा जिसमें कि आप अपने ग्रीवेंसेस को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो सेबी है आपके प्रॉब्लम्स को वो ठीक कर सके और उसको उस पर कुछ सोल्यूशन दे सके एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड मैनर में। पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो इन्वेस्टर्स है वो सेबी की जो रेगुलेशन मेकिंग जो पॉलिसी होने वाली है, जो डिस्कशन होने वाले हैं, तो इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट सकते हैं, ताकि एक ब्रॉडर परसेप्शन बन सके और इस सिस्टम को हम थोड़ा और डेमोक्रेटिक बना सके। अब बिल की बात करें तो सेबी टू कोऑर्डिनेट बेटर विद अदर रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई और आईआरडीएआई टू क्रिएट अ सीमलेस प्रोसेस फॉर रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसका और क्या काम होगा, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस एंड डिपॉजिटरीज अंडर वन रूफ, जो कि फाइनली इस बिल से जो बाकी 3 बिल है उनको यूनिफाई कराया जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही आर्टिकल्स रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शन। थैंक यू।